आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है। तो चलिए, दिवाली की एक लंबी छुट्टी हुई, एक लंबा गैप हम लोग का हुआ, ठीक है ना। काफ़ी दिन तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं हो पाए और अभी हम लोग एग्जाम्पल हो रहे हैं और कुछ लोग अभी भी हमको लगता है कि क्या कहते हैं छठ मना के ही आएंगे। तो ठीक है, हम लोग वर्क और एनर्जी चैप्टर कर रहे थे। हमारी कोशिश होगा कि एक अच्छा पार्ट वर्क और एनर्जी का हम लोग आज के छोटे से पीरियड में कवर कर दें, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिकैप मार रहा हूँ कि 7-8 दिन का गैप हो गया। जल्दी जल्दी रिकैप मार रहा हूँ, खूब ध्यान से देखिए मेरी बात को, इधर देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ वर्क। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ वर्क। ये बता दिया था कि वर्क डन से हम क्या समझते हैं और इसका नेचर क्या है, ये बात बताई थी ना। यस सर। थोड़ा सा मैं रिकैप मारूंगा। कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ वर्क, ये बात मैंने बताई थी, ठीक है ना। यस सर। कॉन्सेप्ट क्या था? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसेस सम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इधर देखिए, वर्क किया हुआ हम तब मानते हैं जब कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है अपने डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हम कहते हैं वर्क हुआ। नॉर्मल लाइफ में हम कुछ भी कह रहे हैं, आप खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये सब कार्य है। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में कार्य तभी होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्तन करता है अपने डायरेक्शन में। बात समझ में आई? तो ये मैंने इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। मैं पूरा बस आपको बता रहा हूँ, यही हो चुका था, ठीक है ना। नेचर ऑफ वर्क डन में मैंने आपको बताया था कि वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। और तीसरी बात की वर्क डन, एक एक बात को ध्यान से सुनिए और जितने भी मैं सवाल लगाऊंगा किसी भी सवाल में इन बातों के अलावा किसी बात का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सही लगते हैं, वो बात दूसरी है, वो क्वेश्चन जवाब करेंगे तो वो बात आएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क डन में मैंने बताया था कि वर्क डन 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है ऑब्ट्यूस है तो वर्क डन नेगेटिव, एक्यूट है तो पॉजिटिव, और अगर 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल तो वर्क डन जीरो। इसके आपको मैंने कई एग्जाम्पल देके बताए थे, ठीक है ना। ये सारे डिस्कशन हमारे हो चुके थे। एक बात आपको मैंने और बताई थी कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत सही बेटा, बहुत अच्छा लगा। किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी किस रेफरेंस से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किस रेफरेंस से। हमको बस जितना हम बताएं उतना ही बता दीजिए, ज्यादा की हमको तमन्ना नहीं, जितना हम बताएं उतना ही बता दीजिए। और उसके अलावा मैं किसी बात का इस्तेमाल सवालों में नहीं करूंगा तो आएगा कैसे, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या फ्रेम है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो किसी फ्रेम पर डिपेंड करता नहीं, फोर्स तो किसी फ्रेम पर डिपेंड करता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर बताऊं कि ऐसे मान लीजिए ये लिफ्ट है, ये मान लीजिए कि एक लिफ्ट है, ऐसे लिफ्ट एज्यूम करिए और यहाँ पे एक आदमी है, मैं एग्जांपल से आपको बता दे रहा हूँ, और उसने अपने सर पे एक भार रखा हुआ है, डब्लू भार, ठीक है ना। तो अगर डब्लू वेट है इस भार का, तो आदमी अपने सर से डब्लू फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है, इसके ऊपर, तभी ये बैलेंस है। बात में मान लीजिए ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर जा रही है, मान लीजिए ये लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर जा रही है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है। तो मैंने लिफ्ट एज्यूम की, ठीक है ना। इसमें एक आदमी है, सर पे एक बोझा रखा है जिसका भार डब्ल्यू है। मान लीजिए कि लिफ्ट v स्पीड से ऊपर की ओर जा रही है, बस में। तो v स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, यानी अनएक्सेलरेटेड है, अनएक्सेलरेटेड है। तो ये आदमी इस बक्से पे कितना फोर्स लगा रहा है? वेट के बराबर, केवल वेट को बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है। अब दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर, जैसे मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत बढ़िया समझाया था, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगा। यस सर। अब देखिए, इस केस में अगर एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है ग्राउंड पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और एक आदमी यहाँ छोटा सा बच्चा खड़ा है, ठीक है ना, ठीक। अगर इस बच्चे से पूछा जाए, मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ छोटे से बच्चा इसी लिफ्ट में खड़ा है, जिस लिफ्ट में ये आदमी सबके ऊपर जा रहा है। अगर इस लड़के से पूछा जाए कि आदमी कितना वर्क कर रहा है, तो ये बोलेगा 0 वर्क कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन इस आदमी से पूछा जाए तो इसी कंडीशन में ये आदमी बोलेगा कि ये आदमी वर्क कर रहा है, और ये वर्क कितना है? इस बोझे के भार इनटू वेलोसिटी टी में चली गई। दोनों लोग का सर पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। हाँ, दोनों लोग का डिफरेंट डिरेक्शन है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाने से वर्क बदल जाता है। मतलब वर्क जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे तो वर्क चेंज होगा। ये आदमी कहेगा, ये बच्चा कहेगा कि कोई वर्क नहीं है, वर्क डन 0 है,
क्योंकि ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो नीचे से खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है वो बोल रहा है कि वर्क हो रहा है, क्योंकि ये लिफ्ट 20 फीट से ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो ये कहेगा वर्क हो रहा है और ये कहेगा वर्क नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने एग्जांपल से आपको दिखाया कि वर्डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। देखिए पे भी डिपेंड करता है, समझ रहे हैं? देखिए ज्यादा बात मैं नहीं चाहता हूँ, मैं जितनी बातें क्लास में बोल रहा हूँ उतनी बात आपको एकदम क्लैरिटी से आनी चाहिए, और मैं शुरुआत में पास्ट टेंस लगा के दिखाऊंगा कि उन बातों से सब लग रहा है कि नहीं, और बाद में धीरे धीरे हम लोग हर तरह के अच्छे सवाल किसी भी एक दो बढ़िया शीट के जो स्टैंडर्ड शीट है, ठीक है ना, उन शीट से लगा लेंगे, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये बात है। अब एक बात और इसमें आपको मैं बताऊं कि वर्डन जो होता है एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, पहली बात, और दूसरी बात कोई भी कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस वर्डन का नहीं होता है। इंस्टेंटेनियस वर्डन जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी छोटे से टाइम इंटरवल पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, तो वर्क जीरो होगा। तो इंस्टेंटेनियस, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, इंस्टेंटेनियस पावर का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यही समझना, ठीक है ना। और किसी एक टाइम इंटरवल में जो वर्क होता है वो टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए 3 घंटे में भी एक वस्तु या एक ऑब्जेक्ट इतनी दूरी चला और 3 मिनट में भी इतनी दूरी चला, दोनों ने वर्क इक्वल किया। ठीक है ना। अगर फोर्स दोनों के ऊपर लग रहा है, अगर दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम है, अगर दो ऑब्जेक्ट या दो वस्तुएं हैं जो एक 3 घंटे में इतनी दूरी चलता है, एक 3 मिनट में इतनी दूरी चलता है, दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, तो दोनों का वर्क भी सेम है, वर्क इन टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये छोटी मोटी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फिर साथ में आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बता दिया था, उसका डायरेक्शन निकालना सिखा दिया था, साथ में उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी थी, प्रॉपर्टीज बता दी थी ना। यस सर। अब देखिए मैं उसके बाद छोटे मोटे केस में अगर 3 डायमेंशन में दिया है x1i + y1j + z1k इस तरीके से करके फोर्स दिया है, और x2i + y2j + z2k करके अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, ये भी बता दिया था ना। यस सर। डॉट प्रोडक्ट होगा x1 x2 + y1 y2 + z1 z2। तो ये सब छोटी मोटी बात आपको ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक के डिस्कशन मेरे ख्याल से हमारे आपके हो गए थे, ठीक है ना। अब छोटी सी एक दो बातें मैं और बता दे रहा हूँ, और पीरियड चूंकि शॉर्ट है, आज खत्म हो जा रहा है, कल से फिर चलेगा फटाफट। मेरे ख्याल से कल परसों में मैं वर्क को टोटल पढ़ा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग छोटा सा काम करते हैं, IIT अभी होल्ड पे रख देते हैं। जैसे मैं एडवाइस मैं आपसे भी सजेशन ले रहा हूँ, अगर IIT पास्ट 15 ईयर्स करेंगे वर्क डन तो बहुत टाइम लग जाएगा, और तब आप लोग का फिर ये वाला पर्पस नहीं सॉल्व हो पाएगा हाफ ईयरली वाला, क्योंकि हम लोग को 1 महीने में एटलीस्ट ग्रेविटेशन तक का सारा बेसिक्स कवर कर लेना है, ठीक है ना। तो IIT पास्ट 10 ईयर्स होल्ड पे रखेंगे, वर्डन के बाद 15-20 सवाल जो है वो मेडिकल पास्ट 10 ईयर्स के हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे फटाफट, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल हो जाने चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाने चाहिए, बात समझ में आई। तो उसको डिस्कस कर लेंगे, और उसी इतना करके हम कर लेंगे 1 महीने में, इतना करके हम 1 महीने में कर लेंगे। मान लीजिए 15-20 न्यूमेरिकल होंगे तो 2 पीरियड लगेगा, 2 से 3 पीरियड, तो इतना करके हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाना है, सर्कुलर मोशन के बाद आपको जो है काइनेमेटिक्स पढ़ाना है, और फिर उसके बाद फिजिकल बॉडी मेजरमेंट इतना ही पढ़ाना है, 1 महीने में आराम से हो जाएगा। उसके बाद जब आप हाफ ईयरली दे लेंगे तो हम फिर इसको डिटेल में पास्ट 10 ईयर्स IIT और लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको 2 बातें छोटी छोटी और बता दे रहा हूँ, उसको खूब गौर से देखिए और खूब बढ़िया से समझने का प्रयास करिए, समझने पे जोर दीजिए, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद ये पीरियड खत्म, आज का। मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ, खूब अच्छे से समझिए, खूब बढ़िया से अपने वैल्यू सिस्टम में ले जाइए, ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखिए। मैं पहली बात आपको बता रहा हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरी बात बता रहा हूँ आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। केवल ये 2 बातें अभी मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ इस पीरियड में, ठीक है। पहली बात है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको खूब ध्यान से देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। इसको खूब बढ़िया से देखिए। और दूसरा आपको मैं बता रहा हूं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है ना, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, बात समझ में आई? और इसी के साथ मैं आपको एक और बताऊंगा, एंड सेंट्रल फोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है, खूब बढ़िया से समझ जाइए, सवाल लगाने में मैं इन सब बातों का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। और अगर 5 मिनट और मिल गया हमको नेक्स्ट पीरियड में, जिसकी उम्मीद है, क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग आ रहे हैं, उसका वो लोग भी लेना है, तो इतनी बात मैं खूब बढ़िया से आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छे से समझते हुए चलिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि किसी भी सिस्टम पे, किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना भी वर्क हुआ वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। कौन सी बड़ी बात है? द टोटल वर्क डन अपॉन अ सिस्टम, थोड़ा सा गैप बना के बैठिए आप लोग। द टोटल वर्क डन, इसको लिख भी लीजिए, द टोटल वर्क डन अपॉन अ सिस्टम और अ बॉडी or an object is numerically equal to the change in its kinetic energy। बात समझ में आई? किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी, किसी भी सिस्टम पे अगर आप डेल्टा डब्ल्यू वर्क करते हैं तो ये डेल्टा डब्ल्यू वर्क जो होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में हुए परिवर्तन के बराबर होती है। बात समझ में आई? यस सर। यही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है। यही आपका क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। अब खूब बढ़िया से देखिए, मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं, हालांकि प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 मिनट लगता है, प्रूफ भी देख लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने एज्यूम किया कि एक बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियली वो u स्पीड से मूव कर रही है, उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन a लगा और फाइनली उसकी स्पीड हो गई v। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है ये मैं समझा चुका हूं कि द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन अ सिस्टम और अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट is numerically equal to the change in its kinetic energy। बात समझ में? अब इसको मैं प्रूफ कर दे रहा हूं। प्रूफ 2 केसेस में करूंगा। एक बात आप और देखिए, वर्क डन बताते समय पता नहीं शायद मेरे दिमाग से स्लिप कर गई होगी, वर्क डन में कोई जरूरी नहीं कि फोर्स कांस्टेंट ही हो, फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये होगा वर्क, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ f dx, ठीक है ना। अगर वेरिएबल फोर्स है तो किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, किसी बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, अभी आप न्यूमेरिकल लाएंगे तो सब बात एकदम साफ हो जाएगी। इस बेस पे आप कई सवाल लगाएंगे, तो शुरुआत में तो सब कुछ बताना पड़ता है, इसलिए बता रहा हूं। तो देखिए, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, fd cos थीटा, ठीक। और अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है, यानी कि फोर्स वेरी कर रहा है, तब वर्क डन कैसे निकालेंगे? तब इंटीग्रेशन से निकालेंगे। तो अगर फोर्स वेरिएबल भी है तो बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, बहुत छोटी दूरी के लिए फोर्स को कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन उस छोटे टाइम के लिए क्या हो जाएगा? f into dx। और इसको प्रॉपर लिमिट में हम इंटीग्रेट कर देंगे। मान लीजिए x1 से x बराबर x2 तक हम ऑब्जेक्ट या बॉडी को ले गए, तो इंटीग्रेशन ऑफ f dx लिमिट x बराबर x1 टू x बराबर x2, ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ गए आप लोग? जब सवाल लगाएंगे तो ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी, आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। ध्यान देखिए। तो अब मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करके दिखा रहा हूं। मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इनिशियल स्पीड u है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगता है, इसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए वो कांस्टेंट फोर्स f है और इसकी वजह से उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा इस फोर्स के द्वारा? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम को 2 तरीके से प्रूफ कर रहे हैं। पहले हम फोर्स को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं और इसके बाद हम फोर्स को वेरिएबल मान के भी प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद फोर्स को हम वेरिएबल मान के भी प्रूफ करके दिखा देंगे। तो वर्क डन कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए, इसी वर्क डन को अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर दिखा दें तो हमारी बात सिद्ध हो गई। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो वर्क डन कितना हो गया? m80।
अगर इसी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर हम दिखा दें तो हमारी बात प्रूफ हो गई। कांस्टेंट फोर्स के लिए बात प्रूफ हो गई। इसके बाद वेरिएबल फोर्स के लिए भी प्रूफ करके आपको दिखा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब आप देखिए, अगर कोई बॉडी है जिसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन A है, ठीक है ना, तो और इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a d। यही होगा ना? यही होगा ना? तो इस तरीके से अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड को आप सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन से, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a लिख सकते हैं ना? तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। तो a कैंसिल हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई? a कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और ये क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना? Yes, तो हेंस प्रूव। इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि द टोटल अमाउंट ऑफ बर्डन अपॉन अ सिस्टम और अ बॉडी और an ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ हो गया? Yes. बोलिए। Yes. लेकिन ये कांस्टेंट फोर्स के लिए प्रूफ हुआ। बात समझ में? Yes. आप प्रयास ऐसा करिए कि मैं इतने आराम से पढ़ाता हूँ धीरे-धीरे, तो आप सारे बेसिक्स को फर्स्ट गो में ही तैयार करने की कोशिश करिए। कोई बहुत खास बातें नहीं है, ठीक है ना? 19-20 कुछ बचे तो एक बार वीडियो रिवाइज कर लीजिए। बात समझ में? तो एक गो में तैयार करने की जितनी जल्दी आप तैयार करेंगे बेसिक्स, उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा सवाल लगाने में। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. और सवाल ही मुख्य है, अप्लाइड फॉर्म ही मुख्य है, ठीक है ना? बेसिक्स को जल्दी करना है, ठीक है ना? तो वर्क एनर्जी थ्योरम को मैंने प्रूफ कर दिया इन द केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो बात समझ में आ गई? Yes. बात समझ में आ गई? अब मैं इसको मिटा दूं इसको? Yes. बोलिए। यस। मिटा देता हूं। तो देखिए, अब नेक्स्ट शीट देखिए। अगर कुछ 19-20 रह जाता है तो पॉज करके वीडियो से बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना? Yes. अब मैं आपको नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट प्रूफ आपको बताने जा रहा हूं कि अगर फोर्स वेरिएबल है तब कैसे प्रूफ करेंगे। अगर फोर्स वेरिएबल है तब कैसे प्रूफ करेंगे, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है? अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्डन कितना होगा? अगर फोर्स वेरिएबल है तो डेल्टा W या वर्डन कितना होगा? Integration of FdX. F into dx. Yes. यही होगा। यस सर। इसी को अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर दिखा दें तो हमारी बात हो जाएगी। बात समझ में? Yes. यहाँ फोर्स वेरिएबल है तो अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, Yes. ma dx, ठीक है ना? यस सर। और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? बताइए, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? v dv by dx लिख सकते हैं। यस। एक्सेलरेशन को v dv by dx लिख सकते हैं। Yes. बोलिए। Yes. एक्सेलरेशन को हम v dv by dx लिख सकते हैं। Yes. यस सर। लिख सकते हैं। Yes. तो अब आप नेक्स्ट चीज देखिए, एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है dv by dt। ये एक्सेलरेशन होता है, Yes. होता है ना? Yes. Sir. तो अगर आप dv into dx से ऊपर मल्टीप्लाई करिए और dx से नीचे मल्टीप्लाई करिए, जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन dv by dt है, तो एक्सेलरेशन में आप क्या करिए कि dx से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, dx से नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो ये सीन बन जाएगा भाई। dx से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, चाहे ऊपर कर दे नीचे कर दे तो फर्क पड़ेगा नहीं। और dv और नीचे क्या बचा? नीचे dv dx into dt। dt है। अरे यार, मैं ये दिखा रहा हूँ कि एक्सेलरेशन को v dv by dx कैसे हम लिख सकते हैं, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। Yes. बात समझ में आ गई? Yes. तो समझा कैसे रहा हूँ? एक्सेलरेशन dv by dt होता है, Yes. तो dv by dt और dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, Yes. मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देखिए dx by dt क्या होता है? v। dx by dt क्या होता है? v। तो ये v dv by dx हो गया। एक्सेलरेशन को v dv by dx के रूप में भी हम लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है। यस सर। क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं इसलिए हर बात बतानी है, ठीक है ना? आगे चल के जब सवाल आप लगाएंगे तो सब बात आप ऑब्वियसली फट से कहेंगे, हाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपने ऐसे कर दिया, तो अब ऐसे कर दिया तो dx कट गया कि नहीं कट गया? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. अब ये कट गया तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ m v dv। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मास तो कांस्टेंट होता है। यस सर। मास क्या होता है? कांस्टेंट। तो मास बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होगा? अभी जो आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा तो आप बढ़िया समझ जाएंगे। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है।
इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होगा v स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा V square by 2. ये हाफ mv स्क्वायर हो गया, Yes, sir. Yes, sir. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। Yes, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है उसके ऊपर वेरिएबल फोर्स लग रहा है, yes, ठीक है ना, तो वेरिएबल फोर्स F लग रहा है तो उसका वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ F dx। Yes. F को हम लिख सकते हैं ma dx और A को लिख सकते हैं v dv by dx, ठीक है ना, dx dx कट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होगा v स्क्वायर बाई 2, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। बस हमने हेंस प्रूव इस तरीके से वेरिएबल फोर्स के केस में भी ये बात प्रूफ हो गई। मेरी बात समझ में आई? yes, sir. मेरी बात समझ में आई? इतनी बात एकदम स्पष्ट है, Yes, sir. इतनी बात में कोई फर्क नहीं है, Yes. एकदम बढ़िया समझ में है। जो चीज समझिए एकदम साफ समझिए, ठीक है ना। हर चैप्टर में 8 है 10 पॉइंट है, हो सकता है कि आज 5 मिनट लेट आए तो 5 मिनट और खींचेंगे तो पूरा हो जाएगा, यहाँ तक की बात हो जाएगी, ठीक है ना। और नहीं आएंगे तो बीच में छोड़ दिया जाएगा, क्या किया जाए ना। Yes. तो अब आप देखिए हर चैप्टर में 10 ही 12 बातें हैं, कितनी बातें हैं 10-12 बातें, और उन 10-12 बातों को कायदे से 1.5 घंटे का पीरियड होना चाहिए आईआईटी में। तो अगर कायदे से किया जाए तो 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। 1.5 घंटे अगर बढ़िया से हो जाए, मान लीजिए एक बार में नहीं होगा तो 2 बार में तो एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, बेसिक कसम डिस्कशन, और उसके बाद जितना टाइम मिले सवाल लगाइए, जितना टाइम मिले सवाल लगाइए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज आप देखिए, मैं आपको अगली बार बताने आ रहा हूं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या बताने आ रहा हूं? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सबसे पहले इसका मतलब समझ जाइए, मैं आपको बताने आ रहा हूं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस। सबसे पहले इसका मतलब समझ जाइए, मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड सेंट्रल फोर्सेस। इसको खूब बढ़िया समझिए, इसका बहुत एप्लीकेशन होगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? सीबीएसई में तो नहीं, लेकिन आईसीएसई में ये 9th-10th में ही बता दिया जाता है काफी हद तक। बात समझ में आई? Yes. आईसीएसई का सिलेबस जो है 8, 9, 10 का थोड़ा ज़्यादा है सीबीएसई से, और इंटर में तो ऑलमोस्ट बराबर है। इंटर में तो तीनों ही बोर्ड बराबर है, यूपी बोर्ड तो एनसीईआरटी है ही पूरा, सारे इंटर में तो कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है ना। Yes. तो अब आप गौर से देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड सेंट्रल फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड सेंट्रल फोर्सेस ये बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो खूब अच्छे से देखिए, सबसे पहले आप समझिए सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं। सेंट्रल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, ठीक है ना। सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्स हैं जिनका, सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्स हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन किसी फिक्स्ड पॉइंट से जाता है। ऐसे सभी फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन किसी फिक्स्ड पॉइंट से जाता है उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड उस फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको सेंटर ऑफ फोर्स भी कहते हैं, से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब उस फिक्स्ड पॉइंट जिसको सेंट्रल पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट से डिस्टेंस जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सेंट्रल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। अगर ये दो बातें किसी फोर्स में हैं तो उस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, सेंट्रल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन पता है आपको, Yes. किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से जाता है, Yes. उनको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes. और सेंट्रल फोर्स में एक बात और भी होती है कि वो फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम सेंट्रल पॉइंट कहते हैं, उससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती है उस दूरी के अनुसार सेंट्रल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। Yes, sir. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। भाई ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? G m1m2/r²। यानी जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ फोर्स जो कहते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स जो होता है, जो पॉइंट होता है, उससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड फोर्स का। Yes, sir. इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फोर्स भी उस सेंट्रल पॉइंट से दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब दूरी पर डिपेंडेंट है, उस हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक भी, और भी कई फोर्सेस हैं, ठीक है ना। आपका स्प्रिंग फोर्स भी है, F = kx, F = kx। डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है?
डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड जो है Yes, sir, change होगा। हाँ फोर्स का बढ़ता है। बात समझ में आ रही? तो सेंट्रल फोर्स वो होते हैं। अब हमको लग रहा है आवाज हो रही है, कुछ दिखाएगा तो देखा जाएगा। थोड़ी सी चीज आप और देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसको आप लिख लीजिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खूब गौर से देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। इतने पे ही आज का पीरियड हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, खूब बढ़िया से देखिए। 5-6 डिफरेंस है, उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। सारे सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। सारे सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, और central force. ठीक है ना। All conservative forces are central force. Central force में all conservative forces are central forces. उल्टी बात है, जितने कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो सेंट्रल फोर्स होते हैं, जितने कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो सेंट्रल फोर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, जितने कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो सेंट्रल फोर्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या फर्क है एक कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। पहली बात देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं, इधर देखिए, एग्जांपल देके आपको हम बताएं। जैसे मान लीजिए कि ये h ऊंचाई है, ये h ऊंचाई है, बात समझ में आती है? Yes. ये h ऊंचाई है, गौर से देखिए, Yes, sir. ये h ऊंचाई है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इस पाथ से ले जाते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये इनिशियल पॉइंट है, Yes, sir. ये फाइनल पॉइंट है। इस मान देखिए, फिर से ध्यान से देखिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता नहीं है, करता है. केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट किस पाथ से अचीव हुआ। पाथ कुछ भी हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वर्डन कितना हो। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे h ऊंचाई पे ले जाना है। मान लीजिए ये अर्थ लेवल है, मान लीजिए ये अर्थ लेवल है और इससे ये h ऊंचाई पे एक पॉइंट है। इनिशियली वो ऑब्जेक्ट अर्थ लेवल पे है, यहां से लेके इसको h ऊंचाई पे ले जाना है। चाहे वो इस पाथ से ले जाए, चाहे वो इस पाथ से ले जाए, चाहे वो इस पाथ से ले जाए, चाहे वो किसी पाथ से भी ले जाए, अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस के एक्शन में ये काम हो रहा है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं अवेलेबल नहीं है वहां, नॉन कंजर्वेटिव जैसे फ्रिक्शन हुआ, विस्कस फोर्स हुआ, अभी बता रहे हैं, सारी बात समझा रहे हैं, तो वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। ऐसे फोर्स फील्ड को हम कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस इन विच वर्क डन depends only upon the initial and the final conditions. It does not depends upon the path adopted. ठीक है ना? ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक इसके उल्टा नॉन कंजर्वेटिव, जिसमें वर्डन पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वर्डन जिसमें पाथ पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। अब देखिए जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो सेंट्रल फोर्सेस हैं, मैं बता ही चुका हूँ। कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बात समझ में आ रही है? स्प्रिंग का फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन से लेकर यहां तक लाना है, तो ग्रेविटेशन फोर्स में हम वर्क कर रहे हैं ना, ग्रेविटेशन फोर्स फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो चूंकि ये कंजर्वेटिव है, इसलिए चाहे हम सीधे लाएं, चाहे हम घुमा के लाएं, चाहे हम जैसे भी लाएं, हमारा वर्डन केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को मूव करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को मूव करने में वर्क किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के पोटेंशियल पे। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, क्लास 9 10 में आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी में। तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा
उसी हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स होगा। तो यानी कि वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि किस पाथ से हम ले, ठीक है ना, बात समझ में। इसलिए इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसके विपरीत नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। और एग्जांपल क्या क्या है, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्रिक्शन होता तो हम तो डिफरेंट पाथ पे ले आते तो डिफरेंट वर्क डन होता। बात समझ में आ रही है। तो फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ रही है। जो फोर्सेस वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, जो फोर्सेस वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे अभी आगे चल के आप स्टोक्स लॉ में पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी स्पीड से बढ़ती या घटती है, ठीक है ना। तो जो फोर्सेस वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस क्या होते हैं, ये फोर्सेस क्या होते हैं आपके, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है ना। और जो फोर्सेस वेलोसिटी पे से इंडिपेंडेंट रहते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स। फिर से एक बार सारी बातों को सुन लीजिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम लिखा नहीं रहे हैं इसको, आप सुन के ही नोट्स बना लीजिएगा, कितनी बात रिपीट कर रहे हैं बातों को। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन केवल इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, पहली बात, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पे नहीं, वर्क पाथ पे भी डिपेंड करता है, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना। फिर उसका दूसरा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है ना, और आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये सब एग्जांपल हो गए, ठीक है ना। सभी कंजर्वेटिव फोर्स सेंट्रल फोर्सेस हैं, ये एग्जांपल हो गए। नॉन कंजर्वेटिव का हो गया विस्कस फोर्स और विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तीसरा डिफरेंस ये हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है, एनर्जी कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, एनर्जी कन्वर्ट होती है। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से यहाँ पर लाए, जमीन से ऊपर की ओर लाए, तो उसकी नेट मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। भाई काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, लेकिन नेट मैकेनिकल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रहेगी अगर ग्रेविटेशन फोर्स में मूव कर रहा है। मेरी बात समझ, बस खोल रहे हैं। जबकि इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बस खत्म कर देना 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में खत्म कर देना। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, एनर्जी डिसिपेट होती है। और एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस और होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो उनमें जो एनर्जी लॉस होता है वो कंप्लीटली रिकवरेबल होता है, उसको हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाती है उसको हम कंप्लीटली रिकवर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कल फिर से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और एक बार और बढ़िया से आपको देंगे। फिलहाल अभी एक कट कर दिए।